हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th हॉर्नबिल द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल बाय नैनी पालकीवाला का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम चैप्टर को लाइन वाइज पढ़ेंगे कि चैप्टर क्या कह रहा है। तो चलिए अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। In this chapter focuses on the factors that are responsible for the declining health of the earth। जो ये चैप्टर है वो किन फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है? ये उन फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनकी वजह से जो हमारी अर्थ है उसकी हेल्थ क्या हो रही है? डिप्लीट हो रही है, हमारी अर्थ अफेक्ट हो रही है। The chapter was originally an article written by Nani Palkiwala, which was published in the newspaper The Indian Express on November 23, 1994। जो चैप्टर है वो एक्चुअली में क्या था? एक आर्टिकल था जो नानी पालकीवाला ने लिखा था, जिसको पब्लिश किया गया था द इंडियन एक्सप्रेस में नवंबर 23, 1994। द राइटर डिस्कसेस द ग्रीन मूवमेंट। राइटर ने इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया है? ग्रीन मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया है। हाउ अ जू इन ज़ैम्बिया डिक्लेयर्ड ह्यूमन बींग्स एट वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। और क्या डिस्कस किया है कि जो एक जू है ज़ैम्बिया में, उसने किस तरीके से ह्यूमन बींग को दुनिया का सबसे डेंजरस जानवर बोला है। द राइटर ऑल्सो फोकसेस ऑन ओवर पॉपुलेशन। राइटर ने ओवर पॉपुलेशन पे भी फोकस किया है, डिफोरेस्टेशन पे भी फोकस किया है, एंड व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट। और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी मदर अर्थ के लिए, उन सब के बारे में अपने आर्टिकल में नानी पालकीवाला ने डिस्कस किया है। तो चलिए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। One cannot recall any movement in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago। किसी को भी याद नहीं है कोई ऐसी मूवमेंट जिसने हमारे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसी इमेजिनेशन या ऐसी ग्रिप की हो ह्यूमन रेस में, जिसने पूरी जो सोच है उसको चेंज कर दिया। अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी मूवमेंट थी? वो ग्रीन मूवमेंट थी, जिसने ह्यूमन की पूरी सोच को क्या कर दिया? कंप्लीटली चेंज कर दिया। जो कि मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी? 25 ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी। In 1972, the world's first national-wide Green Party was founded in New Zealand। 1972 में वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट ग्रीन पार्टी क्रिएट की गई थी, फाउंड हुई थी। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। Since then the movement has not looked back। तब से जो ग्रीन मूवमेंट है उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। We have shifted one hopes irrevocably from the mechanistic view to a holistic and ecological view of the world। सबकी क्या हो गई है? सबकी जो सोच थी वो अब शिफ्ट हो गई है। कहाँ से? जो हम सोचते थे कि अर्थ पे प्रोड्यूस होने वाले जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सारे रिसोर्सेज हैं, वो क्या है? हमारे लिए बने हैं। और अर्थ क्या है? एक मशीन है। हमने अर्थ को किससे कंपेयर किया था अर्लियर बिफोर द ग्रीन मूवमेंट? कि अर्थ एक मशीन है, जो हमें चाहिए हम उससे ले लेंगे, यूज कर लेंगे। लेकिन जब से ग्रीन मूवमेंट आई है तो वो जो व्यू है, जो वो सोच थी लोगों की, वो किस में कन्वर्ट हो गई है? होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू का क्या मतलब होता है? Holistic and ecological view means it refers to the view that calls for the preservation of the planet. The holistic and ecological view refers to understanding the importance of earth resources and environment for the future generation। जो हम पहले सोचते थे कि हमारी अर्थ एक मशीन है, जो वो प्रोड्यूस कर रही है आप उसको यूज कर लीजिए, वो सोच ग्रीन मूवमेंट के बाद किस में शिफ्ट हो गई है कि हमें हमारी अर्थ को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है और उसके रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए। It is a shift in human perceptions as revolutionary as that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolved around the Sun। जैसे कि कोपर्निकस ने बताया था मैनकाइंड को, हम लोगों को 16th सेंचुरी में, कि अर्थ और जो अदर प्लैनेट्स हैं वो सन की चारों तरफ घूमते हैं, उसी तरीके से ग्रीन मूवमेंट ने हमें क्या बताया है? ग्रीन मूवमेंट ने बताया कि हमें हमारी अर्थ को प्रिजर्व करना है, उसके रिसोर्सेज को हमें बचाना है, ना कि हमें वेस्ट करना है। For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism। ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ था ग्रीन मूवमेंट के बाद, जब हमने अर्थ को एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म समझा था। एन एनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट। एक इतना बड़ा जीव जिसके हम सब क्या है? सिर्फ हिस्सा है। It has its own metabolic needs and vital processes which needs to be respected and preserved।
क्यों? क्योंकि अर्थ की क्या होती है, उसकी खुद की कुछ डिमांड्स है, उसकी खुद के कुछ प्रोसेसेस है जो उसको क्या करने होते हैं, क्रिएट करने होते हैं, और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनको बचाना चाहिए। ये सब कब हुआ? जब ग्रीन मूवमेंट 1972 में हुई। तब से अर्थ के बारे में जो लोगों का व्यू था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से चेंज हो गया। आगे चैप्टर क्या कह रहा है? द अर्थ वाइटल साइन रिवील्स अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। अर्थ की कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उसको क्या बोल, किससे कंपेयर किया नानी पालकी वाला ने? उसको एक ऐसे पेशेंट से कंपेयर किया जिसकी हेल्थ हमेशा सिर्फ और सिर्फ खराब होती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशंस टू बी गुड स्टेवर्ड्स ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लीगेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। हम लोगों को ग्रीन मूवमेंट के पास रियलाइज होने लगा कि जो अर्थ है, अर्थ क्या है, उसकी खुद की भी नीड्स है, और हम लोग क्या है, उसके ट्रस्टी है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने जो अर्थ है हमें हमारे पूर्वजों से मिली है, नहीं, लेकिन एक्चुअल में जो बात है उसका मतलब होता है कि हम लोगों ने जो अर्थ है बल्कि हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन से बोरो की है। ये इस लाइन का मतलब था जो नानी पालकी वाला कहना चाहते थे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है अ बैलेंस्ड डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट व्हाइल टेकिंग केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा मेथड होता है जिसके साथ साथ हम ग्रो भी करते हैं और अपने रिसोर्सेज को, अर्थ में प्रेजेंट रिसोर्सेज को क्या करते हैं, उनको यूज तो कर रहे हैं लेकिन उनको इस तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं कि आगे आने वाली जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है, वो भी उसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो ये जो कंसेप्ट था वो कब पॉपुलराइज हुआ था? ये 1987 में पॉपुलराइज हुआ था। किसने किया था? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। जो वर्ल्ड कमीशन थी किस पे? एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में। उन्होंने बोला कि हम लोगों को अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस तरीके से यूज करना है कि हमारी डिमांड्स भी कंप्लीट हो जाए और आने वाली जनरेशन की डिमांड भी कंप्लीट हो जाए। In its report, it defined the idea as development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. उस रिपोर्ट में क्या बोला गया? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट में उसने एक आइडिया दिया कि डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप आगे बढ़ते जाओ। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हमें इस टाइम की, प्रेजेंट की नीड्स को भी कंप्लीट करना है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स है हम उसको कॉम्प्रोमाइज करते जाएं। That is without stripping the natural world of resources future generation would need। इसका मतलब कि हमें उस नेचुरल रिसोर्स को, उस नेचुरल वर्ल्ड को, जो हमारी अर्थ है, उसको वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जनरेशन को भी उसकी जरूरत होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। एक जू है लुसाका में, जाम्बिया में, जहाँ पे एक केज है और वहां पे नोटिस टंगा हुआ है जो कि बोलता है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि जो दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है। इनसाइड द केज देयर इज नो एनिमल। उस केज के अंदर कोई भी जानवर नहीं है, बट अ मिरर वेयर यू कैन सी योरसेल्फ। लेकिन एक शीशा लगा हुआ है जिसमें आप खुद को ही देख पाते हो। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ द नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world। उन एजेंसी के लिए थैंक्स बोला है नानी पालकी वाला ने, डिफरेंट कंट्रीज की, जिन्होंने एक अवेयरनेस चलाई है किनके लिए? जो दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है। कौन है दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल? एज पर दी जू एट लुसाका जाम्बिया, एज पर दी जू, जो दुनिया का सबसे डेंजरस एनिमल है वो है ह्यूमन बीइंग। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to a based on partnership। जो नानी पालकी वाला ने, उन्होंने रियलाइज किया कि जो सिस्टम है डोमिनेशन का, पहले जो था, डोमिनेशन मीन्स एक राजा होता है या एक सुपीरियर होता है, सारे उसके अंडर काम करते हैं, वो अब क्या हो गया? पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गया। अब सब क्या होता है? साथ मिलके काम करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? Scientists have catalogued about 1.4 million living species with which mankind shares the earth। साइंटिस्ट ने लिस्ट बनाई है जिसमें 1.4 मिलियन लिविंग स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है जो कि मैनकाइंड के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ अर्थ को शेयर करते हैं। Estimates vary widely as regarded the still uncatalogued living species।
लेकिन एस्टिमेट लगाया गया है कि अभी भी कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनको कैटलॉग ही नहीं किया गया, जिनको उस लिस्ट पे शामिल ही नहीं किया गया है। Biologists reckon that about 3 to 100 million other species still has languished unnamed in ignominious darkness. बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अभी भी 3 से लेके 100 मिलियन तक ऐसी स्पीशीज हैं जिनको अभी तक कोई नाम ही नहीं दिया गया और वो अभी तक छिपी हुई है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है लॉट ऑफ स्पीशीज आर निग्लेक्टेड और गो अननोटिस्ड, ऐसी स्पीशीज जो अभी भी निग्लेक्ट की गई है, जिनको नोटिस ही नहीं किया गया। और इग्नोमियस का मतलब क्या होता है? इग्नोमियस डार्कनेस का मतलब होता है disgraced or dishonored as nobody has knowledge about them or is enlightened about them. इग्नोमियस डार्कनेस मतलब किसी को पता ही नहीं है, ऐसी भी प्रजाति है जिसके बारे में किसी को कोई नॉलेज ही नहीं है, इसीलिए उनको अभी तक कैटेगराइज नहीं किया गया, लिस्ट अप नहीं किया गया है वो। लेकिन वो भी क्या करती हैं? हम लोगों के साथ, ह्यूमन बींग्स के साथ अर्थ के रिसोर्सेज की बराबर की हकदार है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस व्हिच डेल्ट inter alia with the question of ecology and environment was the Brand Commission, which had a distinguished Indian as one of its member, Mr. L.K. Jha. पहले क्या हुआ था? एक इंटरनेशनल कमीशन क्रिएट की गई थी जिसका काम था किसके साथ डेल्ट करना? डेल्ट मतलब डील करना। किसके साथ डील करना? इंटर आलिया मतलब अमंग अदर थिंग्स, जो दूसरी थिंग्स है उनके साथ भी। जिसका एक क्वेश्चन क्रिएट किया गया था, जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट है, वो क्या होता है? दोनों का एक अलग मतलब होता है। द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, जो फर्स्ट रिपोर्ट इस डिपार्टमेंट ने पब्लिश की थी, उसने एक क्वेश्चन रेज किया, आर वी टू लीव द सक्सेसर a scored planet of advancing desert, impoverished landscape and ailing environment. क्या हम लोग इस अर्थ को एज अ सक्सेसर छोड़ के जाएंगे? क्या उस प्लैनेट को हम एज अ डेजर्ट छोड़ के जाएंगे? और जो लैंडस्केप है और जो एलिंग एनवायरमेंट है, जो हमारा एनवायरमेंट डिप्लीट होता जा रहा है, उसको क्या हम ऐसे ही छोड़ देंगे? तो क्या बोला गया? मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, एक मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन थे जिन्होंने अपनी बुक में लिखा था, कौन सी बुक थी वो? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट पॉइंट्स आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर। उन्होंने बोला कि अर्थ के मेन जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है, जो और बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होते हैं, जो हमारे अलावा और जीव जंतु रहते हैं, वो कौन कौन से हैं? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। ये जो चार हैं, ये चार मिलके क्या करते हैं? एक ऐसी फाउंडेशन बनाते हैं जो हमारा पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाती है अर्थ का। In addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw material for industry except minerals and petroleum derived synthetics. जो ये 4 चीजें हैं, ये सब चीजें क्या करती हैं? हमारे खाने को सप्लाई करती हैं, और यही 4 चीजें हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं हमारी इंडस्ट्री को। सिर्फ अगर मैं मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़ दूं, क्योंकि मिनरल्स और पेट्रोलियम जो ड्राइव किए जाते हैं, ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, वो एक सिंथेटिक मैन मेड प्रोसेस होता है। इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड में कई ऐसी जगह हैं, बड़े बड़े देश हैं या बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जहाँ पे ह्यूमन ने क्या बोला है कि ये जो सिस्टम है, जो इन चारों का सिस्टम है, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड का, वो एक अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच सकता है। अनसस्टेनेबल लेवल मतलब सबको सिर्फ ये पड़ी है कि वो अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करेंगे, फ्यूचर जनरेशन से उनको कोई मतलब नहीं है। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड। लेकिन ऐसा करने से क्या हो रहा है? जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, वहां के लोगों की प्रोडक्टिविटी है, ह्यूमंस की जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्या हो रही है? अफेक्ट हो रही है। When this happens, fisheries collapse. लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? जो फिशरीज है, जो फिशेज है हमारे सी में, वो क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ग्रासलैंड्स आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड। जो ग्रासलैंड है, जहाँ पे घास ही घास होती है, वो क्या हो जाएंगे? बैरन वेस्टलैंड। ऐसी अनुपजाऊ धरती में वो बदलते जाएंगे। और जो क्रॉप लैंड है हमारी, जहाँ पे हम लोग फसल उगाते हैं, वो भी क्या हो जाएगी? डिट्रॉइट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, सब लोग क्या है? प्रोटीन कॉन्शियस है, उनको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन फूड चाहिए, और प्रोटीन से ही उनको मतलब है। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो फिश में होता है। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है? ओवर फिशिंग भी हो रही है।
In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. जो पुअर कंट्रीज हैं, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, उसमें क्या हो रहा है, जो लोकल फॉरेस्ट है उनको डेसिमेटेड, मतलब डेसिमेटेड का मीन्स होता है टू रिड्यूस्ड ड्रास्टिकली इन नंबर्स। डेसिमेटेड मीन्स इतनी तेजी से फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, कटिंग की जा रही है, किस लिए? ताकि वो फायरवुड, लकड़ियां इकट्ठी कर सके खाना बनाने के लिए। In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside. कहीं कहीं पे तो फायरवुड जो लकड़ियां हैं वो इतनी कॉस्टली है, इतनी एक्सपेंसिव है कि जो खाना पॉट में बन रहा होता है उससे महंगी तो लकड़ियां हो जाती हैं। अगर आप आज की भी बात करो तो हमारा जो एलपीजी सिलेंडर है वो इतना कॉस्टली हो गया है। वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोगों के पास एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। हम लोग अपने गुड्स को प्रॉपरली, हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको सिर्फ जस्ट वेस्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए ये कंडीशन हमारे देश की आ गई है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज इन द वर्ड ऑफ डॉक्टर मायर्स द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, घना फॉरेस्ट जो होता है, एज पर डॉक्टर मायर्स के वर्ड्स के, वो क्या होता है? इवोल्यूशन का पावर हाउस होते हैं। सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन आज की बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ते अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या कर रहे हैं कि वो जो पावर हाउस है इवोल्यूशन का, वो भी क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है। क्योंकि वहां पे जो स्पीशीज है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जो जंगल में रहती है, वो भी क्या हो रही है? खत्म होती जा रही है। क्यों? क्योंकि जंगल तो लोग काटते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? इट हैज बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रीसीड्स मैनकाइंड। ये अच्छे से कहा गया है कि जो फॉरेस्ट है वो मैनकाइंड को ही जन्म देता है। डेजर्ट्स फॉलो, और डेजर्ट क्या करता है? उनकी मैनकाइंड को फॉलो करता है। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres per year. जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की है, वो अब क्या होती जा रही है? वो फॉरेस्ट खराब होते जा रहे हैं। किस रेट से? 40 टू 50 मिलियन एकड़ पर ईयर। मतलब 40 टू 50 मिलियन एकड़ का अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूं पर ईयर, हमारे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है वो खराब होते जा रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर्स। और जो डंग को हम जला देते हैं वो क्या कर रहा है? हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी हमारे क्या हो रहे हैं? अब वेस्ट होते जा रहे हैं। The World Bank estimate that five-fold increases in a rate of forest planting is needed to cope with the unexpected fuel demand in the year 2000. वर्ल्ड बैंक जो है उसने एस्टिमेट किया अगर हम 5-fold इंक्रीज करेंगे रेट का, तभी हम फॉरेस्ट को क्या कर पाएंगे? रीग्रो कर पाएंगे, जो कि हमारी डिमांड्स को कंप्लीट कर पाएंगे। जो डिमांड कब हुई थी? जो कि ईयर 2000 में डिमांड इंक्रीज हो गई थी एकदम से फ्यूल वुड की। James Stapp, the president of the World Resources Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to see a second. जेम्स स्टेप जो है प्रेसिडेंट थे कहाँ के? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के। उन्होंने बोला था कि हम लोग बोल रहे हैं कि हम फॉरेस्ट को इस स्पीड से कर रहे हैं कि विद इन अ सेकेंड एक एकड़ जो फॉरेस्ट है वो खत्म होता जा रहा है। लेकिन हम लोग किसके करीब है? और किसके करीब है हम? कुछ टाइम बाद क्या होगा कि पर सेकंड में 1 एकड़ और हाफ हमारा फॉरेस्ट क्या होता जाएगा? डिप्राइव होता जाएगा, खराब होता जाएगा। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. जो आर्टिकल 48 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो बोलता है कि स्टेट को, जिस स्टेट में वो फॉरेस्ट है, उनको क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए और इम्प्रूव करने चाहिए हमारी इन्वायरमेंट की कंडीशन को, और बचाना चाहिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एक कंट्री की। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. लेकिन जो लोगों की डिमांड है, लोगों की मतलब की डिमांड है, वो क्या होती है? वो कभी भी हमारे इंडिया में किसी भी लॉ को कभी भी एनफोर्स, लीगल तरीके से लागू होने नहीं देती है। For instance, the Constitution says that casteism, untouchability, and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 40 years of the operation of the Constitution. उन्होंने एग्जाम्पल, नैनी पालकी वाला ने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया कि जैसे कि
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि कोई कास्ट का भेदभाव नहीं होगा, कोई छुआछूत का भेदभाव नहीं होगा, कोई बॉन्डेड लेबर का काम नहीं होगा। लेकिन अभी भी ये सब क्या होता है जबकि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको 44 साल हो गए, स्टिल जो रूल्स और लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion. एक पार्लियामेंट ने हमारे पार्लियामेंट ने रिसेंट ही क्या करा है, एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बोला गया है कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन का मतलब क्या होता है। कैटास्ट्रॉफिक में मतलब अ डिजास्टर्स एंड हार्मफुल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ समथिंग। कैटास्ट्रॉफिक डिप्लीशन मतलब कि किसी चीज में एकदम से गिरावट आ जाना। तो इसमें जो पार्लियामेंट एस्टिमेट कमेटी है उसने किसकी गिरावट की बात की है, यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट की। अगर मैं पिछले 4 डिकेड्स की बात करूं तो इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 बिलियन एकर्स पर ईयर। इंडिया 3.7 मिलियन एकर्स की स्पीड से फॉरेस्ट को क्या करता जा रहा है, डिप्लीट करता जा रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट लैंड, जो इंडिया के लार्ज एरिया हैं जिनको गवर्नमेंट ने डेजिग्नेट किया है कि बोला है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जंगल होगा, आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस, वहां पे कोई भी पेड़ नहीं है। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistical. लेकिन जो गवर्नमेंट ने 3.5 मिलियन बोला है, अगर मैं एक्चुअल लॉस की बात करूँ, नानी पालकी वाला बोल रहे हैं, अगर मैं एक्चुअल लॉस की बात करूँ फॉरेस्ट का तो वो 8 टाइम ज्यादा है जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है उससे। नेक्स्ट नानी पालकी वाला क्या कह रहे हैं, अ 3-year स्टडी यूजिंग सैटेलाइट्स एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. 3 साल की स्टडी के बाद, जो कि स्टडी किसने की थी, यूनाइटेड नेशन ने की थी, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट्स को सेंड किया स्पेस में ताकि वो अर्थ की फोटोग्राफ ले सके, एरियल फोटोग्राफी हुई। उन्होंने वार्न किया कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो इतनी बैडली डिप्लीट होता जा रहा है कि वो ऐसी क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच गया है 88 कंट्रीज के लिए, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of the human society. इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जिस तरीके से, जिस स्पीड से ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग फैक्टर है हमारे फ्यूचर के खतरे में, हमारे अर्थ को खतरे में। It took mankind more than a million years to reach first billion. पहले जो बिलियन, फर्स्ट बिलियन जो हम लोगों ने पॉपुलेशन अचीव की थी उसमें बहुत मिलियन ईयर्स लग गए थे। दैट वाज द वर्ल्ड पॉपुलेशन अराउंड द ईयर 1800, वो 1800 में हमारी पॉपुलेशन थी। बट द ईयर 1900 अ सेकंड बिलियन वाज एडेड। जैसे ही हमने 1900 ईयर को टच किया तब तक वो जो हमारी मिलियन की पॉपुलेशन थी वो क्या होगी, बिलियन में ऐड होगी। एंड द 20th सेंचुरी हैज एडेड अनदर 3.7 बिलियन। और अगर मैं 20th सेंचुरी की बात करूं तो उसमें 3.7 बिलियन पीपल और ऐड हो गए। द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड एट 5.7 बिलियन। और जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की वो कितनी है, 5.7 बिलियन। एवरी 4 days the world population increases by 1 million। और हर चौथे दिन जो हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कितने से बढ़ रही है, 1 मिलियन से इंक्रीज हो रही है। आगे क्या बोल रहा है, फर्टिलिटी फॉल्स एज इनकम राइजेस। फर्टिलिटी ऑफ लैंड क्या होती है, वो गिर जाती है जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है। एजुकेशन स्प्रेड एंड हेल्थ इंप्रूव। एजुकेशन इंक्रीज होती है और हेल्थ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दस डेवलपमेंट इज बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। इसीलिए जो डेवलपमेंट है, देश को बढ़ाना, वर्ल्ड को इंक्रीज करना, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना, एक क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किया गया है। बट डेवलपमेंट इटसेल्फ में नॉट बी पॉसिबल इफ द प्रेजेंट इंक्रीज इन नंबर कॉन्टिन्यूज। लेकिन ये डेवलपमेंट जो सोच रही है वर्ल्ड बैंक, जो सोच रहा है वो तभी पॉसिबल होगी जब हम पॉपुलेशन पे रोक लगाएंगे। लेकिन जिस हिसाब से वर्ल्ड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है हर 4 दिन बाद, तो वो डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। द रिच गेट रिचर। जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। द पुअर बेगेट चिल्ड्रन वेयर कंडम्स देयर देम टू रिमेन पुअर। और वहीं पे जो पुअर है वो क्या होते जा रहे हैं, और पुअर होते जा रहे हैं। मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स। ज्यादा
चिल्ड्रन का होना ये मतलब नहीं है कि हमारे पास और वर्कर्स हो जाएंगे, मेयरली मोर पीपल विदाउट टू वर्क। लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे चिल्ड्रंस की ग्रोथ होगी, तब तब तक के लिए, जब तक वो वर्क करने के लायक होंगे, तब तक वो क्या होंगे, एक ऐसा जीव होगा जो सिर्फ बैठ के खाएगा। It is not suggested that human beings be treated like cattle or compulsorily sterilized. ये कहीं पे भी बोला नहीं गया है कि ह्यूमन बीइंग को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट करो, बट देयर इज नो अल्टरनेटिव टू वॉलंटरी फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कंसर्न। लेकिन अगर हम लोग फैमिली प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो यही बोला जाएगा। The choice is really between control of population and perpetuation of property. जो choice है यहाँ पे वो किस पे है, या तो population पे control कर लो या poverty को खत्म कर दो। The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa, South America put together. अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, 920 मिलियन है। किससे भी ज्यादा है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। नो वन फेमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया, कोई भी फेमिलियर नहीं है कि इंडिया की क्या कंडीशन है, would doubt that the hope of the people would die in their hungry huntment unless population control is given topmost priority. जब तक इंडिया की असली प्रॉब्लम का सामना नहीं किया जाएगा तो जो इंडिया में पीपल है वो क्या होगा, मरते चले जाएंगे अगर पॉपुलेशन कंट्रोल को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी गई तो। For the first time in human history, we see a transcending concern, the survival not just of the people but of the planet. जब ये ग्रीन मूवमेंट हुआ, जब नानी पालकीवाला ने चैप्टर लिखा तो उन्होंने बोला, तब मैंने एहसास किया कि पहली बार ट्रांसेंडिंग कंसर्न क्या होता है। ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स अ कंसर्न दैट सरपासेस जनरेशन boundaries. It is not only about the present but also about the future, not only about people but also about the planet. उन्होंने बोला कि ह्यूमन हिस्ट्री में मैंने ऐसे पहली बार देखा है कि अब जो लोगों की सोच है वो कन्वर्ट बदलने लगी है, चेंज होने लगी है। अब जो पहले सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचते थे, अब वो क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए बोला गया है द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ पीपल बट ऑफ द प्लैनेट। इसीलिए जो सर्वाइवल है, सिर्फ पीपल का सर्वाइवल की बात नहीं करनी है, हमें हमारे प्लैनेट के सर्वाइवल की बात करनी है, हमारे अर्थ के सर्वाइवल की बात करनी है। We have begun to take a holistic view of our very basis of our existence. इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है उन्होंने होलिस्टिक व्यू को चुना है कि अर्थ को भी एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रीट करना स्टार्ट किया है। The environment problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future. जो environmental problem है, जो एकदम से इंक्रीज हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट का डिप्लीट होना, पॉल्यूशन का इंक्रीज होना, पॉपुलेशन का बढ़ना, वो क्या है, हमारा पासपोर्ट है फ्यूचर के लिए। द एमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन हैज अशर्ड इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो न्यू वर्ल्ड का विजन है कि हमने कैसा संसार देखा था, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर क्या होता जा रहा है, दबता जा रहा है। इट इज अ होलिस्टिक व्यू एंड इकोलॉजिकल व्यू, सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रेदर देन एसोसिएट कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। ये सिर्फ और सिर्फ होलिस्टिक व्यू और इकोलॉजिकल व्यू में ही पॉसिबल है, जब हम वर्ल्ड को क्या देखेंगे, एज अ होल देखेंगे। ऐसे नहीं देखेंगे कि एक कम्युनिटी है या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे, हमें हमारे प्लैनेट को एज अ होल, वर्ल्ड को एज अ होल लेके चलना है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंडस्ट्री हैज मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन द एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो इंडस्ट्रीज हैं उनका क्या है, बहुत क्रूशियल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एरा ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड अ व्यू of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. इंडस्ट्री जो है वो हर इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अगर मैं बात करूं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो चेंजेस, वो क्या होंगे जो बिजनेसमैन को इफेक्ट करेंगे। ये किसने बोला, जो चेयरमैन ऑफ डूपॉन्ट थे मिस्टर एडगर एस वुलार्ड, उन्होंने जो डिक्लेयर कर दिया अपनी कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर। उन्होंने कहा कि मैं अपनी कंपनी का चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर हूँ। He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environment performance. उन्होंने बोला कि हमारी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग
तभी कंप्लीट होगी, हमारी कंपनी तभी सक्सेस करेगी जब हम इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को भी क्या करेंगे, एनहांस करेंगे, इन्वायरमेंट को डिप्लीट ना करके उसको बेनिफिट देंगे, तभी हमारा जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर का टाइटल है वो क्या रहेगा, एग्जिस्ट रहेगा और कंटिन्यू करेगा। Of all the statements made by Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed so decisively into the current coin of English usage as her felicity words. No generation has a freedom hold on this earth. All we have a life of Tennessee with a full of repairing lease. In the world of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our children. Of all the statements made by Margaret Thatcher during the year of her prime ministership, none has passed so decisive into the current coin of England usage as her felicitous word. उन्होंने बोला, किसने बोला, मार्गरेट थैचर ने बोला, जो कि प्राइम मिनिस्टर थी कहाँ की, इंग्लैंड की। उन्होंने बोला कि किसी भी जनरेशन का कोई फ्री होल्ड नहीं है इस अर्थ पे। किसी भी जनरेशन, ये नहीं है कि प्रेजेंट जनरेशन बोले कि अर्थ हमारी है, नहीं, ऐसा नहीं है। अर्थ क्या है, हर किसी के लिए इक्वल है। और ऑल वी हैव अ लाइफ टेनेसी, हमारी क्या है, लाइफ एक सीमित है, विद अ फुल ऑफ रिपेयरिंग लीज। और हमारी लाइफ, हमारे को क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। उसी तरीके से उन्होंने बोला है कि उसी तरीके से अर्थ भी क्या है, एक लिविंग पर्सन है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसके पास एक क्या है, टेंडेंसी है जीने की, कि अगर आप उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करते जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। इन द वर्ल्ड ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, जो कि एक वर्ड जो बोला है मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने, क्या बोला है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर, हमें ये अर्थ हमारे पूर्वजों से नहीं मिली है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, जबकि हमने जो ये अर्थ है वो किससे ली है, हमने अपने चिल्ड्रन से, फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर जनरेशन से उसको बोरो किया है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट रोल्स बाय नैनी पालकीवाला खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। हम अपनी अगली वीडियो में इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स करेंगे, जो हमने अभी पढ़ा है उसी को शॉर्ट में करके पढ़ेंगे, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको एग्जाम्स टाइम में आपको पढ़ना है तो आप उन नोट्स में से पढ़ सकते हैं, जिससे आपको इजिली समझ में आ जाए कि चैप्टर में एक्चुअल में बोला क्या गया है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe our channel for more videos.